हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने फर्स्ट ईयर पंजाब बोर्ड फिजिक्स का सेकंड चैप्टर वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया। उसके बेसिकली हमारे पास आज एक 4 लेक्चर है। कैसे हैं आप? स्टार्ट करें मेरे लेक्चर को। आज हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ना। हमने एक वेक्टर को पढ़ लिया कि उसको ऐड अप कैसे करते हैं। हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर और नल वेक्टर, यानी कुछ इस तरह यूनिट वेक्टर, हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। अभी हम एक पढ़ते हैं कि हमारा टेक्स्ट बुक में एक टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ना। ठीक है, तो आज हम बेसिकली इसको कवर करने जा रहे हैं। और सिंपली हम बुक से तो डिटेल में देखेंगे ही, बट मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक प्रैक्टिकली, यानी कि किस तरह वेक्टर्स वर्क करते हैं, आपको एक 3D में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना। सो बी रेडी फॉर दैट। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, क्योंकि आई थिंक आप फर्स्ट टाइम ये आई थिंक वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, बट यहाँ पे थोड़ा डिटेल के साथ चूँकि पढ़ रहे हैं, तो मैं ट्राई करूँगा इसको बेसिक से लेकर चलो ना। हमारे पास एक वेक्टर होता है ना, सपोज बाकी ये लोगो नज़र आ गया तो भी लाइक कर दो या सब्सक्राइब कर देना। ओके, हमारे पास है एक वेक्टर ना। सपोज एक वेक्टर हम ए लेते हैं, ठीक है। सो कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है उसकी। सपोज ये ले लेते हैं, कुछ और कुछ भी, सपोज ये ले लेते हैं, चलो ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है। हम उसको एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्यों डिवाइड करते हैं? अच्छा, हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो होते हैं कि जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो ना, ठीक है। कि हमारे पास एक एक प्लेन होता है ना, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस तरह का प्लेन होता है एक। आपको याद ही होगा कि ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव वाई और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस ना, इसी तरह। बट इसमें हम जो भी एक कोई भी एक डायरेक्शन लेते हैं ना वेक्टर की। सपोज एक वेक्टर यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेक्टर है, ठीक है। अभी हमारे पास दो डायमेंशन है ना, एक एक्स डायमेंशन और एक वाई डायमेंशन, ठीक है। अभी उसके कंपोनेंट्स क्या एक्सप्लेन करते हैं कि एक वेक्टर कितना एक्स डायमेंशन में है और कितना वाई डायमेंशन में है, ठीक है। सपोज कि ये एक वेक्टर है ना, सपोज यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। बंदा आई थिंक अजीब ही बन गया है। ओके, सपोज यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है जो कि सिर्फ एक्स एक्सिस को मेजर कर रहा है ना, कि वो देख रहे हैं कि यहाँ से वो उस वेक्टर को देख रहे हैं कि वो कितना हद तक एक्स पॉइंट तक एक्स एक्सिस में कितना वो स्प्रेड हुआ ना, यानी कि उस वो एक्स डायमेंशन में कितना वो मैग्नीट्यूड है उसका, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर भी एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी एक बंदा बैठा हुआ है जो कि उसका काम सिर्फ वाई एक्सिस को डील करना है, ठीक है। यानी कि उसको नहीं पता कि अंदर मंजर में क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, वाई एक्सिस तुम अपने खेत में काम करो, ठीक है। उसको अपने खेत का मसला है बस। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी कि उसको अपने फील्ड का है, यानी कि उसको सिर्फ अपनी वाई की डायमेंशन से मतलब है, ठीक है। वाई की वो अपनी सिर्फ वाई की डायमेंशन में देखेगा कि जो वो देखेगा अपने लिहाज से कि ये वाई मेरी डायमेंशन में कितना है, ठीक है। सो बट एक्चुअली में जो एक्स कंपोनेंट होगा, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये बंदा होगा, उसको वो सिर्फ अपना ये पॉइंट देखेगा कि यानी कि एक्स एक्सिस में कितना, और ये अपना पॉइंट देखेगा। बट एक्चुअल में जो वेक्टर होगा वो है दोनों डायरेक्शन में ना। अभी हम देखते हैं कि यानी कि एक वेक्टर कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कि एक वेक्टर कितना एक्स एक्सिस में है और कितना वाई एक्सिस में है ना। हम कोई भी दो को ले सकते हैं, तो एक्स या वाई के कंपैरिजन नहीं है। सपोज अगर हम कहते हैं कि एक वेक्टर एक्स और जी के दरमियान है ना, बेसिकली हम उसको देखते हैं कि वो किस तरह होता है। उसकी डेफिनेशन भी आप इस तरह कह सकते हैं कि एक वेक्टर क्या होता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, यानी कि एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि एक वेक्टर के हमारे पास इनफिनिट कंपोनेंट हो सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि एक वेक्टर के हमारे पास इनफिनिट कंपोनेंट हो सकते हैं। अगर आपको एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि एक वेक्टर के इनफिनिट कंपोनेंट हो सकते हैं, बट एक वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट तीन होते हैं, ठीक है।
एक वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स 3 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी, यहाँ पर सिर्फ 2 मेंशन किए हुए हैं ना, बट यहाँ पर एक तीसरा कंपोनेंट भी है, लाइक जो कि आउटवर्ड में या इनवर्ड में है ना, वो बेसिकली मैं आपको ये 3D मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, आपको सही से समझ आ जाएगा ना। ओके ये था ना बेसिकली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आपकी ये जो बुक है इसमें भी ये सारा यही लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये स्टार्ट से आप थोड़ा ये पढ़ लेना, यानी कि वो सिंपली यही लिखा हुआ है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज एन इफेक्टिव वैल्यू इज गिवन डायरेक्शन, ये सारा वही लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ एक सॉफ्टवेयर में ना, कि ये बेसिकली एक है मैंने आपको क्या एक्सप्लेन कर, यहाँ पे मैंने बेसिकली प्री सेटअप किया हुआ है, ठीक है। कि ये हमारे पास सपोज ये एक्स एक्सेस है, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास ये जो ग्रीन लाइन है ये बेसिकली वाई एक्सिस को शो कर रही है, और ये रेड लाइन एक्स एक्सिस को है ना, ठीक है। और आई थिंक आपको जी लाइन नज़र नहीं आ रही होगी, मैं यहाँ पे जी लाइन भी इनेबल कर देता हूँ, लाइक दिस। नो वो इनेबल नहीं हो रही, ठीक है। सो हमारे पास ग्राफ है ना, वो एक्स और वाई एक्सिस में है ना, ठीक है। मैं आपको इसका टॉप व्यू दिखा देता हूँ, यानी कि जो बुक में रिप्रेजेंट हुआ ना, आई थिंक आप सॉफ्टवेयर से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, ये लाइक दिस, ओके। सेम यही है कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है ग्रीन लाइन, और ये जो है रेड लाइन ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे हमारे पास कोई एक ग्राफ है ना, ठीक है। सो अभी इसके कुछ कंपोनेंट्स अगर हमने मेजर करने हैं, मैंने बोला था कि सपोज अगर हम इसको एक्स एक्सिस से देखते हैं, लाइक मैं इसको ऐसा ऐसा रोटेट करता हूँ, लाइक दिस, लाइक दिस, मैं इसको एक्स एक्सिस के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ ना, ऐसा ऐसा एक्स एक्सिस, यानी कि मैं इसको पूरा साइड से फ्रंट से देखता हूँ, ठीक है। यानी कि ये मैं इसको एक्स एक्सिस के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, ठीक है। सपोज यानी कि यही बंदा है हमारे पास, जो ये है ना एक्स एक्सिस, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि अच्छा उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या बता रहा है कि क्योंकि उसने सिर्फ एक्स एक्सिस में डील करना था ना, सो वो क्या ऑब्जर्व करता है कि ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस में इतना जा रहा है ना, सपोज लाइक 1 2 3 4 5 यूनिट्स गया है ना, सो ये एक्स एक्सिस में इतना गया, ये एक्स एक्सिस का पर्सपेक्टिव यानी कि एक्स डायमेंशन में वो वेक्टर इतना उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अभी वही हम बेसिकली हम इस तरह देख रहे थे ना, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की लाइन है। अब अगर हम इसी को वाई एक्सिस में देखें कि वाई एक्सिस के लिहाज से अगर वाई एक्सिस पे कोई बंदा बैठा है तो उसको क्या लग रहा है कि ये किस डायरेक्शन में है, ठीक है। हम इसको एक और व्यू से देख लेते हैं, लाइक हम लेफ्ट व्यू से इसको देखते हैं, ठीक है। अभी ये वो है बंदा जो कि वाई एक्सिस पे खड़ा है और उस वेक्टर को देख रहे कि ये वाई डायमेंशन में कितना एलोंगेट हुआ ना, यानी कि कितना उसका मैग्नीट्यूड है वाई एक्सिस में। अच्छा उसको सिर्फ वाई एक्सिस का डायमेंशन मैग्नीट्यूड नजर आ रहा है, उसको ये नहीं पता कि वो एक्स एक्सिस में भी एलोंगेट हुआ है, ठीक है। सो यानी कि उसके लिहाज से ये कितना यूनिट गया है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.5 समथिंग लाइक दैट, ओके। सो मीन्स टू से दैट कि हमारे पास एक्स जो वाई एक्सिस वाला होगा उसको सिर्फ यानी कि एक वेक्टर वाई में कितना एलोंगेट हुआ है सिर्फ वही नजर आएगा ना, और एक्स एक्सिस में जो है उसको सिर्फ अपना एक्स एक्सिस का ही नजर आएगा ना, यानी कि एक्स एक्सिस कितना है, एक्स एक्सिस में कितना गया है। बट एक्चुअल में जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, ठीक है। और वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दें, यानी कि ये बेसिकली उसके कंपोनेंट बन गए ना कि अच्छा उस कंपोनेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि सपोज हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था ना, एक यूनिट वेक्टर ना, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करते हैं, और ये ए वाई उसका मैग्नीट्यूड है ना, ए वाई और ए एक्स, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड अप कर दूं, लाइक ये हमारे पास एक वेक्टर था और ये दूसरा वेक्टर ना, और रिजल्टेंट वेक्टर तो यही है ना। तो अगर मैं इनको हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर दूं कि ये हमारे पास है एक ये वेक्टर और दूसरा ग्रीन वेक्टर सॉरी वाई एक्सिस का, लाइक दैट, क्योंकि हमने उसको हेड के ऊपर टेल ज्वाइन करनी होती है ना, लाइक दिस। और ये हमारे पास हो गया उसका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। सो
एक रिजल्टेंट वेक्टर अभी हमने कल पढ़ा था कि एक रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी के ना। सो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, हमारे पास एक वेक्टर क्या है, ए एक्स आई। अच्छा, मैंने कल ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ये उसका मैग्नीट्यूड और ये उसकी डायरेक्शन, ठीक है। हमने कल यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर के टॉपिक में देखा था कि ये किस तरह रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लस बी वाई जे लाइक दैट, ओके। सो ये बेसिकली हमारे पास हो गया ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये यहाँ से सही क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने बेसिकली बेस बनानी है ना। कॉन्सेप्ट तो हम एग्जाम में तो रीड करके पास हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे इतना टाइम लगाया, मैंने क्यों लगाया, हम सिंपली एक डेफिनेशन भी पढ़ सकते थे ना, मैं आपको एक्सप्लेन करता, आपको समझ आए। बट यहाँ पे क्वांटम स्केलर पे हम बेस बनाते हैं, क्वांटम स्केलर पे हम बेस बनाते हैं, हमको कॉन्सेप्ट चाहिए, क्योंकि आगे फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते ना। सो फिजिक्स में हमको कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं। आई थिंक आपको अभी तक यहाँ से सही काफ़ी क्लियर में समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं एक बात नोट करूँ, यहाँ पर हमारे पास एक एंगल है ना, एंगल थीटा। वो एंगल क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास एक्स कंपोनेंट कितने हैं और वाई कंपोनेंट कितने हैं, ठीक है। सपोज मैं आपको यहाँ पे अगेन यहाँ से समझा देता हूँ, ठीक है। सो मैं अगेन टॉप व्यू में जाता हूँ, ठीक है। लाइक मैं आपको टॉप से दिखाता हूँ। अच्छा, ये था ना, यहाँ पे मेरे पास कुछ एंगल है, अगर मैं एंगल को इंक्रीज करता हूँ, लाइक मैं इसको पकड़ कर सपोज यहाँ ले जाता हूँ ना, ओके। अभी ये कंपोनेंट आप खुद भी गेस कर सकते हैं कि ये वेक्टर y डायमेंशन में ज़्यादा है और x डायमेंशन में कम है, इसी तरह है ना। बट इसको हम ऐसे भी देख लेते हैं, अगर हम एक y एक्सिस में देखें, इसका y कंपोनेंट कम होगा ना। अगर y के पर्सपेक्टिव में एक बंदा देख रहा है, लाइक फ्रंट व्यू से, आप देख सकते हैं बहुत ही कम y एक्सिस में स्प्रेड हुआ ना। और अगर हम यही y एक्सिस में देखें, then you can see it is widely spread in the y-axis. So हमारे पास एंगल पे भी डिपेंडेंट होता है ना, यानी कि अगर एंगल ज़्यादा है तो हम बेसिकली एंगल के भी गेम देखते हैं। बट मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हमारे पास x और y कंपोनेंट्स होते हैं, वो एंगल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल हमने एंगल्स फाइंड करने हैं, सपोज हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। सपोज ये मेरे पास पॉइंट O है, ये मैं पॉइंट A ले लेता हूँ और ये मैं पॉइंट B ले लेता हूँ ना, ठीक है। ओके, सो हमारे पास क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, सो हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। लेट मी जस्ट मूव इट अ लिटिल बिट। ओके, हमारे पास कुछ पॉइंट होते हैं, क्योंकि जो थीटा के साथ वाला होता है, हम उसको क्या बेस बोलते हैं ना, लाइक बेस आप कह लें, या हाँ बेस ही बोलते हैं उसको, ओके। और जो सामने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट, या ऑपोजिट कह लें या परपेंडिकुलर कह लें, जो भी, ओके। और ये हाइपोटेन्यूस होता है ना, हाइपोटेन्यूस, ओके। सो हमारे पास अगर हमने ये फाइंड करना है ए एक्स आई, ओके, सो हमको वो टर्म यूज करनी पड़ेगी जिसमें हमारे पास ये हाइपोटेन्यूस इंक्लूडेड हो और ये बेस इंक्लूडेड हो ना, ठीक है। ओके, सो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, कॉस, ओके। कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, एडजेसेंट या बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ऐसा ही है ना। या इसको हाँ एडजेसेंट भी बोलते हैं, अगर आप, आई थिंक आपने नहीं पढ़ा, इसको एडजेसेंट भी बोलते हैं, ओके, एडजेसेंट। सो
बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ना। अब यहाँ पे हमारी बेस क्या है, ए एक्स आई। हमने ए एक्स आई बेसिकली हमने कॉस थीटा क्यों लिया, क्योंकि हमको वो वैल्यू चाहिए थी जिसमें हमको ये बेस भी इंक्लूड हो और हाइपोटेन्यूज भी इंक्लूड हो। सो हमारे पास बेस क्या है, ए एक्स आई, ओके, एंड हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए वेक्टर ना। सो अगर हम यहाँ से ए वेक्टर की वैल्यू, ए एक्स आई की वैल्यू फाइंड करें, सो इट इक्वल्स टू, so it equals to a cos of theta, okay, a x I is equal to a cos of theta, okay. सो ये हमारे पास हो गया ए एक्स आई यानी कि ए कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू। और सिमिलरली अगर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए वाई आई की फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास पैरेलल है ना, यानी कि मैं इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ या इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूँ, उससे कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता ना। सपोज मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। सो अगर मैंने ऑपोजिट फाइंड करना, सो मैं ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज के रिलेटेड कुछ वैल्यूज फाइंड करूँगा, कुछ थीटा जो हमारे पास टर्म्स बनती है ना। सो उसके लिए मैं क्या फाइंड करूँगा, हमारे पास जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, ऑपोजिट ऑफ हाइपोटेन्यूज ना। सो हमारे पास ऑपोजिट क्या है, ए वाई जे ओवर हाइपोटेन्यूज, सॉरी ए था ना। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें ए वाई आई की, ए वाई जे की, तो आती है ए साइन थीटा, ओके। लाइक हमारे पास ये वेक्टर था ना, सो उसके जो दो कंपोनेंट्स थे वो थे, सपोज अगर ये हमारे पास बन गया ए, अगर थीटा ये हो, अगर थीटा ये हो, तो हमारे पास बनते हैं ए cos of theta, okay, and a sin of theta, okay. यहाँ पे एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ, कान खोल के सुन लो, ओके। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कभी एग्जामिनर या एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एंगल डिफरेंट दे सकते हैं ना। सपोज आपको ये एंगल नहीं देता, आपको ये एंगल दे देता है, ओके। आपको ये एंगल नहीं देता, आपको ये एंगल देता है। चूँकि ये ऑलरेडी एक डायग्राम बनी हुई है, मैं साइड पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मेरे पास है और एक मैंने यहाँ पे लिया, सॉरी, एक मैंने यहाँ पे लिया, हाँ। और ये है कि डायग्राम जब आप ड्रॉ कर रहे हो ना, तो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपका ये जो है एक्स एक्सिस, ये इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर भी देखा कि वो एक्सीड नहीं करता ना, ये इस तरह वो एक्सीड नहीं कर रहा होता ना। सो इसी तरह आपने उसको एक्सीड नहीं कराना। सिमिलरली वाई एक्सिस में भी आपने उसको उसकी हाइट से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कराना, ओके। ओके, सो मैं क्या बोल रहा था कि हमारे पास सपोज ये एंगल मेंशन करने के बजाय एग्जामिनर ये एंगल मेंशन कर देता है, ओके। सो अभी जो किताब में पढ़ा है रटे रटाए ये नहीं कह देना कि हमारे पास ये ए कॉस थीटा हो गया और ये ए साइन थीटा हो गया, नो। हमको एंगल चाहिए ना, एंगल डिपेंड करता है ना कि हमारे पास अभी ये ट्राइंगल बनेगी लाइक 0 ए एंड बी, इसी तरह ना। अच्छा, अभी इसके लिहाज से हमारा ये एडजस्टमेंट होगा, ओके। हमारे पास ये होगी बेस, ओके। और ये जो होगा ये हमारे पास होगा ऑपोजिट, यानी कि उसका उल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि एंगल के साथ वाली हमेशा हमारे पास बेस होती है। तो ये उस केस में हमारे पास जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा ना, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि है तो वो एक्स डायमेंशन में ही ना, है तो वो एक्स डायमेंशन में ही। लाइक इस तरफ हमारे पास एक्स है और इस तरफ वाई है ना। तो इस केस में हम एक्स क्या लेंगे कि हम सिंपली कहेंगे साइन, क्योंकि हमको एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो हम कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू सेम ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज ना। और ऑपोजिट क्या है हमारे पास, ए एक्स आई, ओके, ओवर ए साइन थीटा, और ए एक्स आई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ये क्योंकि ये मोस्टली हम
यही यूज़ करते हैं कि हम अगर कुछ एंगल में वेरिएशन हो भी तो हम बस हम अपने कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एंगल इस डायमेंशन में मेंशन है, अगर सॉरी एंगल इस तरफ मेंशन है, सो हम क्या करते हैं, सिंपली हम एक्स को इधर कंसीडर कर लेते हैं। बट मैं ये एक पॉइंट क्लियर करना चाह रहा था कि अगर हम एक्स को उधर शिफ्ट नहीं करते यानी कि प्लेन को रोटेट नहीं करते हैं, तब हमारे पास ये केस भी बन सकता है कि ए एक्स आई इक्वल टू ए साइन थीटा और ए वाई जे इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा। बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, ये एक आई थिंक इंटरमीडिएट के एक दो न्यूमेरिकल्स में ये इस तरह यूज़ होता है, सो इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा था। सो आई होप सो कि आपको, बाय द वे मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, ए कॉस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा ना। सो इसी तरह हम बेसिकली वो फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, सॉरी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर की, ठीक है। और जैसा कि आपकी बुक में यानी कि आप कुछ भी पॉइंट डिनोट कर सकते हैं, ए बी ओ पी एम कुछ भी, सिंपली यानी कि हमारे पास लिखा वही हुआ है, यानी कि ए कंपोनेंट जो है वो है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे के इक्वल है ना, और ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, और कुछ एडिशनल लाइक जो थे टॉपिक मैंने वहाँ एक्सप्लेन कर दिया ना। ओके सो अभी सपोज हमारे पास कुछ है हम ये तो ये था ना, अगर हमारे पास एक एंगल हो, एंगल से हम उसके एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर हमारे पास एंगल मेंशन नहीं है ना और हमने एंगल फाइंड करना है, सो हम अगर हमको उसके कुछ एक्स एंड वाई कंपोनेंट, सपोज अगर मैं कह दूं कि मेरे पास कुछ एक्स कंपोनेंट ये है, हमारे पास ये एक्स कंपोनेंट है मेरे पास, ओके ये एक्स कंपोनेंट है मेरे पास और ये मेरे पास वाई कंपोनेंट है, ओके। मैंने फाइंड करना है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो एक्स और वाई कंपोनेंट्स में हमको पता है कि ये एक जो वेक्टर होगा वो एक्स एक्सिस में इतना होगा और वाई एक्सिस में इतना होगा ना, सो हम उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं ना। सो अगर हमको डायरेक्शन मेंशन नहीं है या एंगल मेंशन नहीं है, सो हम उसके कंपोनेंट्स की मदद से उसकी एंगल फाइंड कर सकते हैं ना। अब वो एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे कि सपोज हमारे पास यही, मैं यही ले लेता हूँ, ओके सपोज ये हमारे पास है क्या है केस, और ये हमने उसका एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया लाइक दिस एंड लाइक दिस, ओके। अभी हमने एंगल मेंशन करना है ना, हमको ये हाइपोटेन्यूज मेंशन नहीं है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का हमको कोई आइडिया नहीं है, हमको सिर्फ हाइट ऑपोजिट और बेस का आइडिया ना। सो हम कुछ वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आ रहा हो ना, और वो क्या है, वो है tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ऑफ ऑपोजिट ऑफ बेस, ऐसे ही है ना। सो हमारे पास क्या हो गया, लाइक tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई प्लस ए एक्स, ए वाई जे प्लस ए एक्स आई लाइक दैट। और यहाँ से अगर हम थीटा फाइंड करेंगे यानी कि एंगल कितना होगा, वो होगा शिफ्ट ऑफ tan ए वाई जे ओवर ए एक्स आई, यानी कि उसका y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट शिफ्ट tan, वो हमारे पास एंगल आ जाएगा ना। तो ये हो गया हमारे पास, यानी कि हम उसकी डायरेक्शन भी कैसे फाइंड कर सकते हैं ना। ओके सो आई थिंक यहाँ तक आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं भी आ रहा है तो डोंट वरी, अगर ये आपका आई थिंक फर्स्ट टाइम होगा, सो आप अगर इसको दोबारा देखेंगे या आपको कहीं से समझ नहीं आया, आप हमको डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आप हमको हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे अप्रोच कर सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली आंसर करेंगे। और अगर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अगर कोई कमेंट करते हैं, आपको कुछ कहीं से भी समझ नहीं आई, तो हम डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे। बाकी यहाँ तक अगर आप ठहरे हैं तो मोस्ट वेलकम, आपने यहाँ तक सरवाइव कर लिया लेक्चर। बाकी अगर अंडरस्टैंडिंग कुछ क्लियर हो रहा है, सो आप अगर इस तरह की अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन और लेकर आना समझना चाह रहे हैं, क्योंकि तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा मेटिव गोल है एक
अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना ना। सो आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले भी एक्सप्लेन किया कि हमको सिर्फ रटी रटाई डेफिनेशंस नहीं चाहिए ना, यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ था। सिर्फ मैंने इतने से टॉपिक पे मैंने इतना टाइम लगाया। क्यों? क्योंकि ये आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। हर फिजिक्स के, लाइक इलेक्ट्रो मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, हर किसी फील्ड में ये वेक्टर्स मस्ट यूज होने हैं और ये बेस है उसकी। अगर ये बेस आपकी सही ना होगी ना, तो आप आगे आपको कॉन्सेप्ट सही समझ नहीं आएंगे। क्योंकि जो अक्सर जो होता है मैट्रिक की या फर्स्ट ईयर मैट्रिक के स्टूडेंट्स आए होते हैं, वो वेक्टर का इतना आइडिया नहीं होता ना। आई थिंक वो सिर्फ सिंपल पढ़ के आए होते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर क्या होती हैं, सिर्फ मेन डिफरेंस ना। यहाँ पर आकर उनको एक तो ये होती फर्स्ट ईयर हो कि उनको थोड़ा एक धचका लगता है ना कि अचानक से ये क्या आ गया भला। तो इसलिए मैं बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। एंड आई होप सो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ओके, तो ये हमारा पास हो गया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और सॉरी आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मुझे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आई थिंक मैं ईगरली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ना, कि मैं जल्दी से ये एक्सप्लेन करूँ फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू, आप यहाँ तक अपने लेक्चर को वॉच किया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करते हैं और इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।